मक्का उत्पादन की भौगोलिक दशाएं यानी जियोग्राफिकल कंडीशंस। जियोग्राफिकल कंडीशंस में आपको तीन चीजें देखनी है। कितने टेम्परेचर की आवश्यकता है, कितने रेन की आवश्यकता है और किस प्रकार की सॉइल यानी मिट्टी की जरूरत है। इससे पहले आपको बता दें कि जो मक्का है यह अफ्रीका का मूल पौधा कहाँ का है, अफ्रीका का है और यह जो है उष्णकटिबंधीय फसल है, उष्णकटिबंधीय फसल है यानी एक प्रकार से कहें तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स की फसल है। ठीक है ना, इसमें की ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स की फसल है। अब इसके लिए अगर बात करें, वर्षा की बात करें तो मक्का के लिए वर्षा की जो जरूरत है वो 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है। 50 से 80 सेंटीमीटर इसको रेन की जरूरत होती है यानी इतने वर्षा की जरूरत होती है। और नदियों द्वारा लाई गई ग्रोमर मिट्टी, नदियों द्वारा लाई गई दोमट मिट्टी मक्का उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त होती है, या ऐसे कह दें ओल्ड एलुवियल सॉइल। ओल्ड एलुवियल सॉइल जो होती है वह मक्का उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। यहाँ पर दोमट की जगह जलोढ़ लिख लीजिए तो एलुवियल आपको समझ आएगा। नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी यानी ओल्ड एलुवियल सॉइल्स, ये मक्का प्रोडक्शन के लिए सबसे उपयुक्त सॉइल यानी मिट्टी होती है। अब उत्पादन वितरण पे आते हैं, उत्पादन क्षेत्र की बात करते हैं। तो उत्पादन वितरण में इसको हटा लेते हैं, इतने में आ जाएगा। उत्पादन का वितरण देखें तो मक्का उत्पादन में हमारे जो प्रथम 3 स्टेट हैं यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हैं, उनमें पहला कर्नाटक, दूसरा तेलंगाना और तीसरा बिहार। याद रखना है, कर्नाटक, तेलंगाना और बिहार, ये 3 स्टेट हैं जो मक्का उत्पादन में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान रखते हैं। इसके बाद क्रमशः अगर कहें तो आंध्र प्रदेश अन्य डाल देते हैं, अन्य राज्य में आंध्र प्रदेश वैसे चौथा स्थान रखता है। फिर मध्य प्रदेश ये भी क्रमशः 5वां स्थान रखता है। फिर उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों में मक्का का उत्पादन किया जाता है। आदि राज्यों में मक्का का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो मक्का पूरा हुआ। एक टॉपिक और बता देते हैं आपको आज, दलहने, दलहन फसल देख लेते हैं और इसी के साथ ये वीडियो पूरा होगा। तो हम लोग मोटे अनाज के बारे में देख चुके, अब आपको दलहने फसलें देखनी है यानी जितनी भी दाल से जुड़ी फसलें हैं दलहने। तो जितने भी प्रकार की दाल की फसलें हैं उन फसलों को हम लोग देखेंगे। तो दलहन फसलों की बात करें तो उनके भी कई एग्जाम्पल हैं यानी कई प्रकार की दलहन फसलें होती हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो अरहर, अरहर जिसे हम लोग तुर कहते हैं, दलहन फसल है। उड़द जानते होंगे, उड़द, ठीक ना, इसको भी हम लोग उड़द कहते हैं। उड़द दलहन फसल है। मूंग भी आपकी दलहन फसल है। ठीक है ना, मूंग को आप लिखेंगे MOONG, मूंग। मूंग के बाद आ जाइए सोयाबीन। सोयाबीन भी आपकी एक प्रकार से दलहनी फसल है, सोयाबीन। सोयाबीन के बाद आते हैं मसूर, मटर, चना। मसूर को मसूर ही बोलते हैं। चना, चना को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम। और 7वां देखें तो मटर भी आपकी
दलहन फसल के अंतर्गत आती है। तो ये आपकी दलहन फसलें हैं। पहली चीज इसमें समझना है कौन सी रबी है और कौन सी खरीफ है। तो जितनी भी ऊपर से 4 फसलें देखें तो ये सोयाबीन तक की फसल हमारी खरीफ की फसलें हैं और ये फसलें हमारी रबी की फसलें हैं। इसमें मूंग और उड़द ये खरीफ के साथ साथ जायद की फसल भी समझी जाती है या मानी जाती है। समझ आ गया? इन फसलों में ये 4 खरीफ की हैं जिसमें मूंग और उड़द जायद की भी कहलाती हैं। ये 3 चना मटर मसूर रबी की फसलें हैं। अब दोनों फसलें हैं इसलिए इनको अलग अलग क्राइटेरिया करके देखना थोड़ा कठिन होता है। बस ये समझना है जितनी भी दलहन फसलें होती हैं उन्हें कम नमी की आवश्यकता होती है। यानी जो ह्यूमिडिटी है मिट्टी में ह्यूमिडिटी है या नमी है इनको कम चाहिए। ठीक है ना? टेम्परेचर भी इनको सामान्य चाहिए यानी अधिक टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। और मुख्यतः ये एलुवियल सॉइल्स में सर्वाधिक उपयुक्त है। सबके लिए अलग अलग सॉइल भी अलग अलग है, इतना समझना है। इसके बाद इसमें आपको एक चीज जानना है वो ये है कि जितनी भी दलहने फसलें होती हैं सभी दलहन फसलें नाइट्रोजनीकरण का काम करती हैं। इसका काम करती हैं नाइट्रोजनीकरण का। यानी जितनी भी दलहन फसलें हैं ये हमारे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती हैं। आप देखते हैं हम लोग कृषि करते हैं, गेहूं बोते हैं, वीड्स लगाते हैं, राइस बोते हैं तो उसमें हम लोग यूरिया डालते हैं। यूरिया में क्या है 46% नाइट्रोजन है। यानी हमारे सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है इसलिए हम लोग उसमें यूरिया मिलाते हैं यानी कि खाद डालते हैं। लेकिन जब हम इन दलहनी फसलों को बोते हैं तो इनके जड़ पर एक गांठ बनती है। क्या बनती है? इनकी जड़ पर एक गांठ बनती है और उस गांठ में राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है। क्या होता है? राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है और वह जीवाणु हमारे वायुमंडल की नाइट्रोजन को इकट्ठा करके हमारी मिट्टी में मिलाने का काम करता है। तो जब हम दलहन फसल को बोते हैं तो इन दलहन फसलों को बोते समय हमें किसी प्रकार के नाइट्रोजनी खाद डालने की जरूरत नहीं होती है बल्कि हमारे मिट्टी को और उपजाऊ बनाने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मिट्टी में नाइट्रोजनीकरण करती हैं यानी नाइट्रोजन को घुलाती है। इसलिए इसे हम अंतरण फसल भी कहते हैं। अंतरण फसल मतलब रोटेटिंग फसल। हम लोग 1-2 बार गेहूं बोलिए, धान बोलिए, उसके बाद एक बार दलहन फसल बोना है। क्यों? क्योंकि हमारे मिट्टी की जो पोषकता है, जो उर्वरता है उसको बढ़ाती है, उसमें नाइट्रोजन को मिलाती है। इस कारण से यह फसलें याद रखना है। आपसे कभी भी पूछा जाए, आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें लिखा है कि जो फलीदार फसलें हैं उसमें अरहर को छोड़कर, गलत है, अरहर भी यह काम करती है। सभी दलहनी फसलें जितनी भी दलहनी फसलें हैं फलीदार होती हैं और फलीदार के साथ साथ यह जो है नाइट्रोजनीकरण की क्रिया करती हैं। ठीक है? अब हम लोग देखते हैं वितरण कि दलहनी फसलों के वितरण की बात करें तो विश्व में अगर देखें तो सबसे पहले विश्व की बात करते हैं तो विश्व में भारत जो है दलहन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और दलहन फसलों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। उपभोक्ता इसलिए सबसे बड़ा है क्योंकि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां शाकाहारी वालों की मात्रा अधिक है। यानी यहाँ लोग कहते हैं मांसाहारी नहीं होना है। फॉरेन वाले सब मांसाहारी हैं और उस सब मांस से अपने प्रोटीन की मात्रा को पूरा करते हैं। लेकिन भारत के लोगों में प्रोटीन की मात्रा को पूरा करने का एक शाकाहारी लोगों का जो माध्यम है वो दाल है, दलहनी फसलें हैं। तो याद रखना इन सभी दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है? और यह भारत दलहन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
अब राज्यों में आते हैं। अब राज्यों का विभाजन दो तरीके से देखना है। इन सभी दलहनों का संयुक्त रूप देखें कि संयुक्त रूप से इन सभी को एवरेज देखें तो कौन सा राज्य सबसे आगे है या प्रथम द्वितीय तृतीय है। तो इसमें देखें दलहन फसलों की दृष्टि से जो उत्पादक राज्य हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है ना। दलहन फसल में तो सबसे ज्यादा दलहन फसलों का उत्पादन हमारा एमपी यानी मध्य प्रदेश करता है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर राजस्थान। महाराष्ट्र और फिर राजस्थान है जो दलहन फसलों में सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं। मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। ओके, अब कुछ फसलों का अलग से देखते हैं। जैसे सोयाबीन बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। तो सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन के उत्पादन में भी ये तीनों वही स्थान रखते हैं जो पूरे दलहन पे रखते हैं। यानी सोयाबीन को होगा तब भी हम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान डालेंगे, ठीक है ना। चना उत्पादन की बात करेंगे, चना उत्पादन की बात करेंगे तो भी यही डालेंगे। चना सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान में, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम अरहर की बात करते हैं, ये आपके अरहर की बात करें, थोड़ा सा मिटा लेते हैं कहीं पर, यहाँ लिख देते हैं अरहर उत्पादन की बात करेंगे तो अरहर उत्पादन में स्थान अगर देखें तो बदल जाता है, उसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हो जाते हैं। अरहर उत्पादन में महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश अपना स्थान रखते हैं, ठीक है ना। हमें इन सब की बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस ओनली दलहन की है। ये आसानी से याद हो जाएगा, जो दलहन में पोजीशन है वही सोयाबीन और चना में है। अरहर थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है दलहन में, इसलिए अरहर की पोजीशन जान लीजिए। यहाँ मसूर की बात कर लें तो हमारा उत्तर प्रदेश मसूर उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो हमारा जो बुंदेलखंड का एरिया है, उस बुंदेलखंड के एरिया में सबसे अधिक मात्रा में मसूर का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो दलहन फसलों को हम लोग ऐसे ही समझेंगे। इसके बाद अब खाद्यान्न फसलें हैं जिसमें आपको अखाद्य हैं, यानी जिनमें गन्ना, तिलहन आदि फसलों को पढ़ना है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। आज यहीं तक। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे हमारा भी प्रोत्साहन बढ़े, आप लोग इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।